हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हार्दिक चिकारा और आज हम करने जा रहे हैं एक सबसे ही नया चैप्टर शुरू और साथ ही साथ एक नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर हम करेंगे इकोनॉमिक्स का। अब तक हमने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी रट्टे मार मार के पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। होप हिस्ट्री सिविक्स सबको समझ भी आती होगी। अभी इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है, इसमें आखिर होता क्या है, इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखो, इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, इसे हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अभी इसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरी तरह कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, ओके, सो हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये पालमपुर क्या है? पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। अभी हाइपोथेटिकल क्या होता है, यानी कि मन में सोचा हुआ, मन गढ़ंत। ठीक है, अब हम अगर जैसे असलियत में ढूंढेंगे तो ये असलियत में हमें कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन। पालमपुर कैसा है? पालमपुर वेल कनेक्टेड है किससे? अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से। टाउन्स और विलेज क्या है, उसके साइड का सबसे बड़ा विलेज क्या है? रायगंज। ठीक है, अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। 3 किलोमीटर है पालमपुर से। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इन्हें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 8th तक तो हमें बस पीछे बुक के पीछे जो क्वेश्चन थे आ गए, पर 9th में अब हमें नए नए क्वेश्चन जो बुक के बीच में से मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो पालमपुर के 3 किलोमीटर के रेडियस में एक विलेज था, रेडियस में ही कह सकते हैं हम, साइड में 3 किलोमीटर दूर एक विलेज था जिसका नाम रायगंज था, और एक स्मॉल टाउन था जिसका नाम था शाहपुर। और ये बड़ा ही वेल कनेक्टेड रोड थी जो इन सबको कनेक्ट कर रही थी। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशंस क्या थी वहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन थी बुलक कार्ट्स, यानी कि बुग्गी, ट्रैक्टर और ट्रक्स, जीप्स, कार तो मतलब बहुत कम, जीप्स, मोटर व्हीकल्स, बाइक, स्कूटी, साइकिल, ये सब ऐसे ही छोटे मोटे। मतलब पालमपुर में कितनी फैमिलीज है, अब ये बात ध्यान रखने के, पालमपुर में कितनी फैमिलीज थी? पालमपुर में टोटल थी 450 फैमिलीज। ठीक है, 450 फैमिलीज थी। उसमें से जो 80 फैमिलीज थी वो अपर क्लास फैमिली थी। 450 में से 80 अपर क्लास फैमिलीज, और उसके बाद जो बाकी की फैमिलीज थी वो थी लोअर क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो था इन 80 फैमिलीज के पास ही था। बाकी का जो दलित्स थे वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन थी विलेज की, और गांव के एक कॉर्नर में रहते थे। मतलब जैसे होता है कि अमीर बहुत सारा एरिया घेर के बैठा है, और जो गरीब आदमी है बेचारा वो इतने से एरिया में पड़ा हुआ है एक साइड। तो ऐसा है इस विलेज का। और जो अमीर हैं उनके घर वेल मतलब ब्रिक्स से और प्लास्टर्ड है, कलर्ड है, और उनके गरीबों के हाउस मड से बने हुए हैं। ओके, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है विलेज में। एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल्स हैं, और स्मॉल बिजनेस है, जैसे हम स्मॉल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसे कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ है। 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है, और एक हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, अब ये सब कुछ है पालमपुर में। क्या क्या है? रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, और मतलब इन शॉर्ट सारी फैसिलिटी है। अब हम पढ़ते हैं पालमपुर में प्रोडक्शंस क्या क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली नीड क्या है? सबसे पहली नीड है लैंड। तो लैंड नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? अब हम आसमान में थोड़ी सब्जियाँ उगानी शुरू कर देंगे। सब्जी उगानी हो मतलब कोई भी इंडस्ट्री खोलनी हो, बिना उसके नहीं हो पाएगा। अब है लेबर्स। अब पालमपुर में टोटल 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड है। अब अगर जो किसी के पास उसमें से 100 हेक्टर्स ऑफ लैंड भी है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है विलेज का कोई, तो फिर वो अब अकेला तो प्रोडक्शन नहीं करेगा पूरे लैंड पे, तो उसे दूसरी चीज़ क्या चाहिए? लेबर्स। और तीसरी चीज़ है हमारी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की 2 टर्म्स हैं, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी है वर्किंग कैपिटल।
ओके, फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? फिक्स्ड कैपिटल में मैंने टूल्स, अब जैसे कि वर्किंग कैपिटल क्या है मेरी? वर्किंग कैपिटल आप कह सकते हैं मेरा रॉ मटेरियल्स और मनी। अब स्टूडियो बना रहे हैं, अब मेरे पास ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड लाने के लिए क्या चाहिए? मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है? तो बोर्ड आ गया। मेरे पास मार्कर है, मार्कर इज़ अ टूल, ठीक है? तो अगर जो मार्कर ना होगा मैं बोर्ड पे क्या करूँगा? अब मैं बोर्ड पे पेन से तो लिखने से रहा या हाइलाइटर तो चलाने से रहा, तो फिर इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, टर्बाइंस, जनरेटर्स, मशीनरी एक्सेट्रा ये सब आते हैं। और वर्किंग कैपिटल्स में क्या आता है? वर्किंग कैपिटल में आता है हमारा रॉ मटेरियल एंड मनी और तीसरी चीज़, जो लास्ट चीज़ है, वो हमारी है ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हमें बस इतना ही दे रखा है तो छोड़िए। तो अब दोबारा से रिवाइज करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर्स, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल भी। अब फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड जो है भाई वो फिक्स्ड है, ठीक है? अब ये नहीं कि लैंड बढ़ रहा है, ठीक है? अब कितना % लैंड है? ये जो 75% ऑफ लैंड है वो फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है। तो 200 हेक्टर्स ऑफ ज़मीन तो उस ज़मीन में से 75% पे फार्मिंग हो रही है, बाकी 25% पे लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि तो 25% पे लोग रह रहे हैं। और 1960 सिंस 1960 देयर इज़ नो एक्सपेंशन इन लैंड, ठीक है? एक्सपेंशन ज़रा सा भी नहीं हुआ है लैंड में, वही लैंड है और इस वजह से ही तो भुखमरी हो रही है देश में। अब देखिए ये 2 पैरेलल टर्म्स हैं, एक तो है डिमांड। अब डिमांड है तो सप्लाई भी होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर जो सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई तो जो प्राइसेस हो गए वो कम होंगे। प्राइस और डिमांड का सेम टर्म है, ठीक है? प्राइस बढ़ेंगे तो मतलब डिमांड बढ़ी है, प्राइस घटेंगे तो मतलब डिमांड घटी है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? अब क्योंकि सप्लाई घटी तो डिमांड ज़्यादा है। अब मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है? इस मार्कर को मुझे अभी ओनली मैं यूज़ कर रहा हूँ और कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो A1 मैन इज इक्वल्स टू 1 मार्कर, ठीक है? जैसे टोटल धमान में था 1 बुलेट पर हेड। अब लोग हो गए ज़्यादा तो फिर 1 मार्कर और 3 लोग, ठीक है? तो उसे कैसे यूज़ करेंगे? लोग उसके लिए कंपटीशन करेंगे या ऐसे बाय करेंगे। अब एक आदमी खरीद रहा है इसे 20 रुपये में, जो इसका कांस्टेंट प्राइस है। एक आदमी कहेगा जब मैं 25 दे रहा हूँ ये मुझे दे, तीसरा आदमी कहेगा मैं 30 दूंगा। तो ऐसे करके सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस बढ़ेगा। अब मार्कर है मेरे पास 4 और आदमी है 2, तो अब क्या होगा? प्राइस घटेगा। क्यों? अब खरीदने वाले 2 ही है मार्कर को और बेचने वाले बेचने कितने हैं? 4 मार्कर बेचने हैं हमें टोटल। तो अब यार बिना वो किसी चीज़ के वो तो बिकेंगे नहीं ऐसे नॉर्मली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम प्राइस घटा देंगे, क्योंकि डिमांड इसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पीपल कम है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो प्राइसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएंगे। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। वैसे ये टोटली आउट ऑफ सिलेबस ही था, खैर छोड़िए। तो अब लोग प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं? एक तो लैंड को आइडल नहीं छोड़ रहे हैं, आइडल लैंड इज इक्वल्स टू लेस प्रोडक्शन। तो खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स, इन सब के बीच में एक और सीज़न के क्रॉप्स आते हैं, वो भी उगाते हैं। एक इसमें लिखा तो हुआ था यार, मैंने मार्क भी किया था, शायद से मैंने मार्क नहीं किया। तो
ज्वार, राबी क्रॉप्स, बाजरा, ये सब कुछ खरीफ क्रॉप्स और ये वीट, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। और बहुत सारा शुगर केन और ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं रायगंज में एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो एक्सपोर्टेशन भी हो रही है। दूसरा वे क्या है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब ये पहला ही वे है, इलेक्ट्रिसिटी थी वो पालमपुर में जल्दी आ गई। तो उसका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, उसने जो इरिगेशन का सिस्टम था वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब पहले लोग पर्शियन व्हील्स और वेल्स यूज़ करते थे, इससे इतना एफिशिएंट वे में, हम कह सकते हैं एफिशिएंट वे में इरिगेशन नहीं होता था। अब एक तो वाटर कम यूज़ हो रहा है और सारे के सारे प्लांट्स में इरिगेशन हो रहा है, लाइट की वजह से, ट्यूबवेल्स की वजह से, ठीक है। तो जब से ये आए हैं तब से इरिगेशन में बहुत अच्छा हमारे पास सुधार आया है देखने के लिए। ओके, सो अब हमारा सेकंड पार्ट है ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अब दूसरा मेथड है हमारा एक लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करना, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। और जो चौथा पार्ट है हमारा, मतलब जैसे कि हमारा वीट बोया, मैंने एक एरिया में वीट बोया है, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज़ द एरिया और इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके वीट बोया है। अब जो बीच का एरिया है ये खाली है, तो इसमें मैंने शुगर केन लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल क्रॉपिंग। जो तीसरा और लास्ट तरीका है वो है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में क्या है, इसमें हम मतलब जो हाई वैरायटी सीड्स हैं उन्हें यूज़ करेंगे, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स उन्हें यूज़ करेंगे हम, इरिगेशन अच्छा करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करेंगे, जिससे एक प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन आ सके, ठीक है। अब जब तक ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड से यूज़ किया जाता था तो कितने क्रॉप आते थे, 1300 kg पर हेक्टर, और अब कितना आ रहा है, 3200 kg पर हेक्टर। अंतर देख रहे हो, पहले इतना कम अब इतना ज़्यादा। ये किसकी वजह से हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तभी मतलब क्रॉप प्रोडक्शन ही ज़्यादा हुआ है, ये नहीं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ सब तरफ पेड़ लग गए, पेड़ कटे ही है बल्कि। विल द लैंड सस्टेन, अब देखो यार इतना सब कुछ वो हो रहा है, हर साल ना लैंड को आइडल छोड़ रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता ही होता जा रहा है, तो लैंड कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने किया था, मतलब पानी की कमी हो चुकी है अब पूरे देश में, शायद से चेन्नई में पानी ख़त्म भी तो हो गया है, शायद सही न्यूज़ आई थी एक बार, खैर छोड़िए। अब वी विल टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमें मतलब करना भी चाहिए यार। अब आगे है हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, एक जगह पे जैसे 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, उसमें जो 75 हेक्टर है वो जो लैंड है, मतलब 75% है वो लैंड बड़े ही अजीब तरीके से डिवाइडेड है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक तरफ बहुत ही बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, जैसे कि 10 हेक्टर्स, और जहाँ पे छोटे किसान हैं उनके पास 2 हेक्टर्स, 1 हेक्टर और 100-200 गज इतना भी कह सकते हैं हम, जो बहुत ही गरीब आदमी हैं। तो 60 फैमिलीज़ जो पालमपुर में है वो मिडिल क्लास है और उनके पास मोर देन 2 हेक्टर्स है, और 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ओके। और जो छोटी फैमिलीज़ हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, और इसमें से 400 में से 150 फैमिलीज़ जो है वो लैंडलेस है, उनके पास बेचारों के पास कोई लैंड नहीं है, वो टोटली लैंडलेस है। उसके बाद हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब आप देखिए 85% ऑफ फार्मर जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, और वो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 44%। क्यों, क्योंकि जो लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब जो 15% ऑफ फार्मर हैं वो 55.4% कल्टीवेट कर रहे हैं, 15%।
इसलिए तो कहते हैं कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो लैंड है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब आधे लोग जो थे 150 फैमिलीज और जिनके पास बहुत ही कम लैंड था, जैसे 1 हेक्टर से भी कम, वो क्या करेंगे, वो लेबर बन जाएंगे, फार्म लेबर, दूसरे की फार्म पे काम करेंगे, हार्वेस्टिंग टाइम पे हार्वेस्टिंग में मदद करेंगे। और मिडिल क्लास और उनसे मतलब हायर मिडिल क्लास और लार्ज फार्मर्स हायर करेंगे फार्म लेबर्स ऑन देयर फील्ड। अब क्योंकि फार्मिंग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए उसमें। अब ये नहीं कि सीड बो दिया और अपने आप उग जाएगा, हमें घर पे आके पौधे अपने गेहूँ बाजरा सब कुछ देगा, नहीं, हमें जाना है, उगाना है, उसे पानी देना है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, उसमें पेस्टिसाइड्स, उसमें कहीं जानवर ना लग जाए, कहीं वो ज़्यादा धूप में ख़राब ना हो जाए, कहीं वो सूख ना जाए, कहीं वो गल ना जाए ज़्यादा पानी की वजह से, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग जिनके पास बहुत ही छोटा प्लॉट ऑफ लैंड है या फिर जो लैंडलेस है, वही एज अ फार्म लेबर सर्व करते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है डाला और इसकी स्टोरी, तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरीज पढ़ने में। तो अब हम वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। अब यार कैपिटल भी बहुत चाहिए। अब मेरे पास है 100 हेक्टर्स ऑफ लैंड, मान लीजिए मानने में क्या जा रहा है जो होता। तो फिर अगर जो मेरे पास 100 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, तो उसमें से मैंने कम से कम 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड में से 9 हेक्टर्स पे मैंने फार्मिंग की, ठीक है, 1 हेक्टर मैंने बचा के रख दिया। तो क्या होगा, तो जो अब फार्मर्स हैं उन्हें मनी भी चाहिए, तो ये वो क्या करेंगे, वो या तो बोरो करेंगे दूसरे फार्मर्स से, मतलब बोरो करेंगे मनी लेंडर से, लार्ज फार्मर से। और क्योंकि वो लोन नहीं ले सकते, लोन क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ जो हमने लोन लिया है हम उसे चुका सकते हैं। तो अगर जो वो लोन नहीं चुका पाएंगे तो क्या करेंगे, उन्हें बैंक को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि हाँ अगर जो हम लोन नहीं चुका पाए तो आप हमारी ये ज़मीन ले लेना, हमारा ये चीज़ ले लेना, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और जो इस वजह से वो लोन नहीं ले सकते हैं। और जो लोन लेते हैं वो किससे लेते हैं, मनी लेंडर से या फिर लार्ज फार्मर से, जो उन्हें लोन क्या देते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी तो ज़्यादा कुछ सेविंग होती नहीं है, पर जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी जो सेविंग होती है उससे देते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्ट सेव करके उसे स्पेशली मनी लैंड करने के लिए देते हैं कि चल इसे दे दी उसे दे दी, ऐसे करके। तो अब इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है जो 25% ऑफ लैंड पर हो रही है। तो 25% ऑफ लैंड पर क्या हो रही है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसमें डेयरी अदर कॉमन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे किसी ने मनी लेंडर से पैसे लिए और अपनी डेयरी खोल ली, तो उस पे से दूध दही इनसे थोड़ा हिसाब चुकता कर दिया और अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कमाने लग गया थोड़े सालों बाद। दूसरा है अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन पालमपुर, जैसे कहीं पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग गई, जो लेबर्स है वो उन्होंने वो हायर कर लिए और बहुत सारे लोगों को ऐसे ही वर्क मिला। दूसरा है शॉपकीपर्स इन पालमपुर। अब हम रायगंज से हम सामान एक्सपोर्ट करके लाए हैं। अब किसी आदमी ने देखा कि यहाँ पे तो यार स्टेशनरी की कोई दुकान ही नहीं है, अब बच्चे पेन्स के लिए सब खरीदने के लिए उन्हें रायगंज जाना पड़ता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान खोल लेता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा, तो रेट नीचे जाएगा। अब यहाँ पर सप्लाई कम है क्योंकि एक दुकान होगी बस ओनली, और डिमांड ज़्यादा, तो इसी करके दुकान चलेगी। और ऐसे ही लोगों ने मतलब बहुत सारी दुकान खोलनी शुरू कर दी अपने प्रॉफिट के लिए। और चौथा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन को रोड की ज़रूरत है, बिना रोड के ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। रोड होगा तो लैंड का प्राइस बढ़ेगा, लैंड का प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा।
एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, यहाँ पे लैंड का प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे वो लो ये और बढ़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे करके। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े, एक एक लाइन अच्छे से पढ़े, अंडरलाइन करें, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।